नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और HSSC TGT के अंदर 10 नंबर की आएगी EVS का पार्ट हम करने वाले हैं। तो क्लास रेगुलर रहेगी, यह अपनी फर्स्ट क्लास है। अगर आपका सपोर्ट फुल रहा तो कंप्लीट EVS हम करेंगे YouTube पर। अगर ना रहा तो फिर मैं किसके लिए करूँगा, आप ही नहीं देखोगे तो मेरे बनाने का फ़ायदा क्या। फिर मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं भी तो किसके लिए करूं, कोई है ही नहीं टाइम वेस्ट करने वाला। यानी कि अगर आप देखोगे भी नहीं तो बनाऊंगा मैं किसके लिए, मेरा भी एग्ज़ाम है ना। तो EVS हम पढ़ेंगे। EVS मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो इतना एक्सप्लेन अच्छे से पता नहीं कर पाऊँगा या फिर नहीं, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से एक्सप्लेन करने की। यह अपनी फर्स्ट क्लास है और EVS के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी क्लास रहेगी सभी, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं और आगे वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होता रहूं, नया कंटेंट तैयार करने के लिए मोटिवेट होता रहूं। ठीक है दोस्तों, आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे ही नहीं तो सिंपल सी बात है, मैं बनाऊंगा किसके लिए। ठीक है, तो पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी और हिंदी में इसको बोलेंगे पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी होता क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन होता है पारिस्थितिकी। यानी कि इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी जो है वो इकोसिस्टम का अध्ययन होता है। इकोसिस्टम का अध्ययन इकोलॉजी। अब इकोसिस्टम क्या होता है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। पारिस्थितिकी शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द इकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में अर्नेस्ट हिक्कल ने किया था। अब पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था तो अर्नेस्ट हिक्कल या फिर हैक्कल भी आ सकता है। तो अर्नेस्ट हैक्कल ने किया था। कब किया था, 1869 में किया था सर्वप्रथम 1869 में अर्नेस्ट हैक्कल ने किया था। क्या किया था, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब इकोलॉजी का जनक अगर पूछा जाए, इकोलॉजी का जनक कौन है, यानी कि पारिस्थितिकी का जनक कौन है, तो पी ओडम जो है इनके जनक रहेंगे। पी ओडम जनक है किसका, इकोलॉजी का। इकोलॉजी का जनक कौन है, पी ओडम। अब इसको भी देख लेते हैं। जीवमंडल में विभिन्न प्रकार के जीव यानी कि प्राणी व वनस्पति आपस में भौतिक पर्यावरण के साथ अनुक्रिया करते हैं। इन्हीं जीवों के भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप यानी कि इंटरेक्शन के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। अब यही बात हमने शॉर्टकट में देखी थी, इकोसिस्टम के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी कि परितंत्र। इकोसिस्टम को हम परितंत्र भी बोल देते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र भी बोल देते हैं। तो इसके अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जीवमंडल में विभिन्न प्रकार के जीव आपस में भौतिक पर्यावरण के साथ अनुक्रिया करते हैं। इन्हीं जीवों के भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाकलाप के अध्ययन को, तो ये पारस्परिक क्रियाकलाप का अध्ययन जो है वो इकोसिस्टम कहलाता है, परितंत्र या फिर पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच पारस्परिक क्रियाएं या फिर इंट्रैक्शन। अगर हम अपनी भाषा में देखें सिंपल सा, तो जैसे हम बैठे हैं चारपाई पर बैठे हैं तो चारपाई, फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं तो फ़ोन, ईयरफोन का प्रयोग कर रहे हैं जैसे ईयरफोन। तो आपस में हम सजीव और निर्जीव है, हमारे आसपास जो है वो सारी निर्जीव चीज़ें हैं। तो आपस में जो है हम एक दूसरे के साथ मतलब परस्पर क्रियाएं कर रहे हैं, इंटरेक्शन है हमारा, तो वो जो है वो कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। अब पारिस्थिति जैसे इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में अर्नेस्ट हिक्कल ने किया था। उसी प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था अगर पूछा जाए, तो 1935 में प्रोफेसर आर्थर टेस्ले या फिर A.G.
टेंसले भी आ सकता है। आर्थर टेंसले या शॉर्टकट में आएगा तो A.G. टेंसले जो है इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था पारिस्थितिकी तंत्र का, यानी कि इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1935 में किया था। किसने किया था? प्रोफेसर आर्थर टेंसले ने किया था। A.G. टेंसले शॉर्टकट में अगर पूछे तो प्रोफेसर A.G. टेंसले। और इकोलॉजी का किसने किया था सर्वप्रथम? तो 1935 में अर्नेस्ट हिक्कल ने किया था। 1935 में अर्नेस्ट हिक्कल ने किसका प्रयोग किया था? तो इकोलॉजी का प्रयोग किया था। और इकोलॉजी का वो जनक कौन है? तो P. ओडम जो है इकोलॉजी के जनक रहेंगे। अब पारिस्थितिकी तंत्र और देख लेते हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में आर्थर टेंसले ने किया था। इसमें सजीव और निर्जीव के बीच पारस्परिक क्रियाएं होती है, इंटरेक्शन होता है। जैसे फ़ोन जो है, अपना फ़ोन और हम काम कर रहे हैं, ईयरफोन, फ़ोन, चारपाई पर बैठे हैं तो चारपाई, कुर्सी, मेज़, टेबल, इन हमारा सजीव यानी कि हम सजीव है और ये निर्जीव है, तो इनका जो है पारस्परिक में हमारा जो है इंटरेक्शन है, ये क्रियाएं क्या कहलाती हैं? ये पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। यह प्रकृति की मूलभूत इकाई है। अब प्रोफेसर आर्थर टेंसले के अनुसार और देख लेते हैं। प्रोफेसर आर्थर टेंसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार है जिसकी रचना जैविक व अजैविक घटकों से होती है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, जैविक और अजैविक। जैविक में मतलब आ जाएंगे पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु, सारे जीव जंतु आ जाएंगे जैविक में। अजैविक में हवा, मिट्टी, जल, ऊष्मा, ये सब चीज़ें अजैविक में आ जाती है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार है जिसकी रचना जैविक व अजैविक घटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति में होता है। अब आगे हम अगर बात करें परितंत्र का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। परितंत्र का वर्गीकरण तो दो भागों में बांटा गया है परितंत्र को, पारिस्थितिकी तंत्र को, इकोसिस्टम को। कौन कौन से हैं? तो एक तो है प्राकृतिक परितंत्र, दूसरा है कृत्रिम या फिर मानव निर्मित परितंत्र। अब इनको भी आगे दो दो भागों में बांटा गया है। एक तो है स्थलीय और दूसरा है जलीय। ठीक है, इसमें भी स्थलीय और जलीय, और कृत्रिम में भी स्थलीय और जलीय परितंत्र। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का वर्गीकरण अगर करें तो दो वर्गों में बांटा गया है, दो भागों में। कौन कौन से हैं? प्राकृतिक परितंत्र और कृत्रिम या फिर मानव निर्मित परितंत्र। अब प्राकृतिक परितंत्र इसको दो भागों में आगे और बांटा गया है, स्थलीय परितंत्र और जलीय प्राकृतिक परितंत्र। स्थलीय प्राकृतिक परितंत्र में क्या आएगा? घास के मैदान, जंगल, मरुस्थल, पर्वत इत्यादि, ये सब जो है अपने प्राकृतिक स्थलीय परितंत्र में आएंगे, क्योंकि घास के मैदान जो है वो किसी मानव द्वारा नहीं बनाए गए, प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। जंगल प्रकृति के द्वारा, मरुस्थल, पर्वत, ये सब चीज़ें जो है प्रकृति ने बनाई है, इसीलिए ये प्राकृतिक परितंत्र के अंतर्गत आएंगी। और स्थल यानी कि भूमि पर है, स्थल पर है, जमीन के ऊपर है, स्थल पर है, इसीलिए इनको स्थलीय परितंत्र बोला जाता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक जलीय परितंत्र, इनमें आ जाएंगी नदियाँ, महासागर, झील, समुद्र, ये सब चीज़ें जो है भगवान ने बनाई है, यानी कि प्रकृति ने बनाई है, तो प्रकृति की है, इसीलिए ये प्राकृतिक परितंत्र है। और ये जल के अंदर है, यानी कि जल में है तो जलीय परितंत्र रहेगा, इसके अंदर ये शामिल रहेंगे। इसी प्रकार से कृत्रिम या फिर मानव निर्मित परितंत्र, इसको भी आगे दो भागों में बांटा गया है, स्थलीय कृत्रिम परितंत्र और जलीय कृत्रिम परितंत्र। अब स्थलीय के अंदर मानव ने क्या बनाए हैं? इमारतें, खेत, फसल। किसान क्या बनाता है? खेत बोता क्या है? फसल, चिड़िया घर, सड़क, पार्क, ये सब चीज़ें किसने बनाई है? हमने ही तो बनाई है, मानव द्वारा बनाई गई है। ये सारी चीज़ें स्थल पर बनाई गई हैं, इसलिए ये स्थल कृत्रिम या फिर मानव परितंत्र है। जलीय कृत्रिम परितंत्र
अब तालाब है, तालाब की हमें ज़रूरत पड़ी, भैंस को पानी पिलाने के लिए, नहलाने के लिए तालाब की हमें ज़रूरत पड़ी, तो हमने तालाब बना दिया, मानव ने बनाया है, इसलिए ये कृत्रिम या फिर मानव निर्मित रहेगा। पानी की टंकी, वाटर वर्क्स मान लीजिए, हमें पानी एकत्रित करने के लिए वाटर वर्क्स की ज़रूरत पड़ी, तो वाटर वर्क्स हमने बनाया है, न कि प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति ने तो बनाए हैं नदियाँ, महासागर, झील, समुंदर, स्विमिंग पूल, नहाने के लिए हमने स्विमिंग पूल बनाया है, तो मानव ने बनाया है वो, इसलिए ये मानव निर्मित है। और जलीय है, जल से संबंधित है, इसलिए जलीय कृत्रिम परितंत्र है। भगवान ने क्या बनाया है? भगवान ने तो मतलब प्रकृति ने क्या बनाया है? तो नदियाँ, महासागर, झील, समुंदर ये बनाया है। और तालाब हुआ, पानी की टंकी हुई, जैसे खेतों में किसान पानी लगाता है तो खाड़ा जिसे बोलते हैं अपने देसी भाषा में, तो वो जो है मानव ने बनाया है, न कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। तो ये अपने पारिस्थितिकी इको तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 2 पार्ट्स में बांटा गया है, प्राकृतिक परितंत्र और कृत्रिम परितंत्र। प्राकृतिक और कृत्रिम इन दोनों को फिर आगे 2 भागों में स्थलीय और जलीय, स्थलीय और जलीय। प्राकृतिक स्थलीय में तो प्रकृति द्वारा बनाई गई चीज़ें आ जाएगी, घास के मैदान, जंगल, मरुस्थल, पर्वत इत्यादि। और जलीय में नदियाँ, समुद्र, झील ये सब चीज़ें आ जाएगी। मानव निर्मित में आ जाएगा, स्थलीय में तो आ जाएगी इमारतें, सड़क, पर्वत, चिड़ियाघर ये सब चीज़ें। और जलीय में आ जाएगा स्विमिंग पूल, तालाब, जोहड़, यानी कि ये सब चीज़ें आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, इसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक, यानी कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में क्या होता है? बायोटिक में जीव जंतु वाले यानी कि पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु ये सब चीज़ें आ जाएगी जैविक घटक के अंदर। और ऊष्मा, हवा, पानी, मिट्टी ये सारी चीज़ें आ जाएगी अजैविक घटक के अंदर। ठीक है, अब जैविक घटक आगे फिर 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो है उत्पादक, प्रोड्यूसर, फिर है उपभोक्ता, कंज्यूमर, फिर है अपघटक, डीकम्पोजर। ये आगे 3 पार्ट में बांट दिया गया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। अब उत्पादक क्या होता है ये और हम एक बार देख लेते हैं। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। उत्पादक वे जीव हैं जो भौतिक पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इन्हें स्वपोषित जीव भी कहते हैं। स्वपोषित क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषित कहा जाता है। तो ये जो है उत्पादक वे जीव होते हैं जो भौतिक पर्यावरण से, जो हमारे वातावरण से, पर्यावरण से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हरे पौधे जो है वो प्राथमिक उत्पादक हैं। हरे पौधे जो है अपना भोजन खुद तैयार करते हैं ना पर्यावरण से, तो इसीलिए हरे पौधे जो है वो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, प्राथमिक उत्पादक हैं। क्योंकि वे सूर्य की ऊर्जा की सहायता से अजैव पदार्थों को जैव पदार्थों में बदलते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है पेड़ पौधों की, उसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 ग्रहण करता है अपने वायुमंडल से, पर्यावरण से। वह मृदा से खनिज व जल लेकर सूर्य की ऊर्जा के द्वारा जैव पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों में मौजूद पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल नामक हरे वर्णक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण संभव होता है। महासागरीय जल में पादप प्लवक। अब पादप प्लवक क्या होता है? महासागरीय जल में पादप प्लवक प्राथमिक उत्पादक है। ये जलीय एक पौधा होता है, एक मिनट इसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। ये जो है ना, ये है पादप प्लवक। ये आपको जो दिख रहा है फ़ोटो के अंदर, ये जलीय पौधे होते हैं छोटे छोटे, इनको बोलते हैं पादप प्लवक। इनका दूसरा नाम एल्गी या फिर शैवाल भी इनको बोला जाता है। तो ये भी जो है महासागरीय जल में पादप प्लवक प्राथमिक उत्पादक हैं, क्योंकि वे
सौर ऊर्जा का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब इस चीज़ को जो है अपनी भाषा में हम समझते हैं आगे, ठीक है। पेड़ पौधे जो है वो क्या है, उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि और शैवाल, एल्गी या फिर पादप प्लवक, जो आपको जलीय पौधे की फोटो दिखाई थी ना, वो होते हैं शैवाल, एल्गी या फिर पादप प्लवक, वो भी प्रोड्यूसर होते हैं, वो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब उत्पादक कौन से होते हैं, स्वपोषी होते हैं, इनका दूसरा नाम स्वपोषित भी होते हैं, यानी कि स्वपोषित इनको कहते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब प्रक्रिया है, पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, कौन सी प्रक्रिया से बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से जो है पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अब पूरी प्रक्रिया देख लेते हैं। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं CO2। हमने बचपन से भी पढ़ा हुआ होगा, हम CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 ग्रहण करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर CO2 जो है पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, कहाँ से, पर्यावरण से। अब H2O यानी कि जल कहाँ से ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, अपने देसी भाषा में बोलें तो जड़ों से प्राप्त करते हैं। लेकिन जड़ के अंदर भी एक उत्तक तत्व होता है, पदार्थ होता है जाइलम। EVS की भाषा में अगर समझे ना, तो जाइलम होता है एक पदार्थ, उससे जो है H2O जल को ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। उसके बाद क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का क्या काम होता है, पर्णहरित हिंदी में अगर इसको बोलें तो, पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल का क्या काम होता है, इसका काम होता है सूर्य की रोशनी यानी कि प्रकाश का संश्लेषण करना, सूर्य की रोशनी या ऊर्जा ग्रहण करना क्लोरोफिल का काम होता है। उसके बाद जो है इनका भोजन तैयार होता है, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। C6H12 और O6, ये जो है पेड़ पौधों का भोजन होता है, जिनको ग्लूकोज बोला जाता है। C6H12 और O6। ऑक्सीजन बता ही दिया आपको, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है H2O, ये अतिरिक्त जल होता है, ये वाष्प के द्वारा जो है ऊपर चला जाता है पर्यावरण के अंदर। अब इनको एक एक करके और समझ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अब प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश का संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या था, भोजन बनाने की क्रिया थी। अब भोजन बनाने की क्रिया कहाँ पर होती है, भोजन बनाने का काम कहाँ पर होता है, अपने रसोई घर में होता है ना। ये इसी प्रकार से इन पेड़ पौधों की रसोई घर का भी नाम है, वो क्या है, वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो पेड़ पौधों की रसोई घर है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। किससे होता है, क्लोरोफिल से होता है, यानी कि प्रकाश का संश्लेषण कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। और प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, तो इस प्रक्रिया होती है एक प्रकार की, पेड़ पौधों का अपना भोजन खुद बनाते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। होता कहाँ पर है ये, तो यानी कि भोजन कहाँ पर बनता है, रसोई घर में। अब रसोई घर क्या है इनकी, क्लोरोप्लास्ट, पेड़ पौधों की प्रकाश संश्लेषण का होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। आगे CO2 की अगर हम बात करें, तो ये जो है पर्यावरण से ग्रहण की जाती है। पेड़ पौधे जो है पर्यावरण से CO2 ग्रहण करते हैं। पहले भी बताया था, बचपन में हम 5वीं 6वीं की क्लास, साइंस की क्लास में पढ़ते हैं कि पेड़ पौधे जो है वो CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उनकी ऑक्सीजन छोड़ी हुई हम ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो उसी प्रकार से CO2 जो है वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। किस से ग्रहण करते हैं, तो स्टोमेटा, रंध्र से प्राप्त की जाती है CO2 पेड़ पौधों में। अब स्टोमेटा या फिर रंध्र क्या होता है, वो होता है हरी पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको रंध्र या फिर स्टोमेटा बोलते हैं, और उसी से जो है पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं CO2, और उसी से ही जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं, स्टोमेटा से ही, ठीक है। अब H2O यानी कि जल,
जाइलम से प्राप्त किया जाता है, जड़ों से। सीधी सी बात अगर करें तो जड़ों से, पेड़ों की जड़ों में जो है उत्तक पदार्थ होता है एक जाइलम, उससे जो है जाइलम से H2O ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे। क्लोरोफिल की अगर बात करें तो प्रकाश का संश्लेषण करता है, सूर्य की रोशनी या ऊर्जा ग्रहण करता है क्लोरोफिल। इसमें अगर खनिज पूछा जाए कि कौन सा खनिज पाया जाता है तो मैग्नीशियम, यानी कि अम्जी मैग्नीशियम जो है खनिज क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। आगे अगर हम बात करें पेड़ पौधों के भोजन की, यानी कि ग्लूकोज की, तो उसमें C6H12 और O6 ये होता है भोजन, जिसे ग्लूकोज बोलते हैं। पेड़ पौधों का भोजन होता है ये। पेड़ पौधों में एक तत्व पाया जाता है फ्लोएम। इसका क्या काम होता है? फ्लोएम का काम होता है भोजन को पेड़ पौधों में परिवहन करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है। हर एक हिस्से में जो है खाना पहुंचाता है। पेड़ के हर एक टहनी के अंदर, वहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो है ये खाना पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। ये पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है एक तत्व फ्लोएम। इसका काम होता है इधर उधर खाना दे के आना, परोसना खाना सभी टहनियों को, ठीक है। उसके बाद स्टार्च, एक तत्व पाया जाता है स्टार्च। अतिरिक्त भोजन को जो है स्टार्च के रूप में एकत्रित, यानी कि स्टोर कर लेते हैं। पेड़ पौधे जो हैं, जो बच गया ना बाकी भोजन, इनको खाना जितना खाना है उतना खा लिया, बाकी जो बच गया वो एकत्रित कर लेते हैं स्टार्च के रूप में, स्टोर कर लेते हैं। और ये स्टार्च के रूप में जो स्टोर किया होता है वो ही जो है जीव जंतुओं को पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त होता है, वो स्टार्च के रूप में मिलता है। जैसे हमें जो इनसे प्राप्त होता है ना, फल फ्रूट वगैरह भोजन, तो वो स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है EVS की लैंग्वेज में अगर हम समझें तो। जो जीव जंतुओं को, यानी कि हमें पशुओं को पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त होता है वो स्टार्च के रूप में मिलता है, ठीक है। अब आगे H2O ये हमने पढ़ लिया, स्टोमेटा रंध्र के द्वारा वातावरण में छोड़ देते हैं। H2O अतिरिक्त जल जो होता है, इसके अंदर ये H2O अतिरिक्त जल होता है जो बाद में बच जाता है, वो भाप में बदलकर वातावरण में चला जाता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा भाप में बदलकर वातावरण में चला जाता है, ठीक है। तो ये था अपने उत्पादन, प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर की ये थी प्रक्रिया। अब ज़्यादा जो है आगे इसके बाद उपभोक्ता, कंज्यूमर, और एक रह गया अपना घटक, इसका अपघटक, ठीक है। अपघटक यानी कि डीकम्पोजर, ये आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद ये कुछ एक फ़ोटोज़ भी है, इनको भी हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है। कुछ एक डाउनलोड की थी मैंने फ़ोटोज़, तो अगर आज ही अगर करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। मेरे पास इतनी वो है नहीं, क्या बोलते हैं उसको, फैसिलिटी है नहीं जिससे कि मैं बड़ी वीडियो को जो है YouTube पर अपलोड कर सकूं। यानी कि इसमें डाटा भी ज़्यादा जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में जो है हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 में आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार आज क्या पढ़ा है वो फटाफट दोहराई कर लेते हैं। परिस्थितिकी क्या होती है? तो इकोसिस्टम का अध्ययन होता है। परिस्थितिकी शब्द अंग्रेजी शब्द इकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में अर्नेस्ट हिक्कल ने किया था। इकोलॉजी का जनक जो है P. ओडम हैं। अब इकोसिस्टम, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में आर्थर टेस्ले ने किया था। सजीव और निर्जीव के बीच में इंटरेक्शन ये कहलाता है। उसके बाद परिस्थिति तंत्र का वर्गीकरण 2 भागों में बांटा जाता है। इसको पारिस्थितिकी तंत्र को प्राकृतिक परितंत्र और कृत्रिम या फिर मानव निर्मित परितंत्र। प्राकृतिक को फिर आगे, इन दोनों को ही आगे 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो स्थलीय परितंत्र और एक जलीय। प्राकृतिक स्थलीय में घास के मैदान, जंगल, मरुस्थल, पर्वत आदि आ जाएगा। जलीय में नदियाँ, महासागर, झील, समुद्र वगैरह आ जाएगी। कृत्रिम के अंदर इमारतें, फसल, खेत, चिड़ियाघर, सड़क, पार्क इत्यादि ये आ जाएंगे। और जलीय में तालाब, पानी की टंकी, स्विमिंग पूल, वाटर वर्क्स, ये सब चीज़ें आ जाएगी।
उसके बाद कंपोनेंट्स अगर देखें तो 2 पार्ट्स में फिर बांटा गया है, जैविक घटक और अजैविक घटक। पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु, ये सारी चीज़ें जैविक घटक में आ जाएगी, बायोटिक में आ जाएगी, और ऊष्मा, हवा, पानी, मिट्टी, ये सब अजैविक घटक में आ जाएगी। जैविक घटक को फिर आगे 3 भागों में और बांट दिया, उत्पादक, प्रोड्यूसर या फिर उपभोक्ता, या और कंज्यूमर इंग्लिश में बोलें तो। अपघटक, डीकम्पोजर। अब उत्पादक को जो है हमने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है। उत्पादक हरे पेड़ पौधे, शैवाल, ये जलीय पौधे होते हैं। पादप, प्लवक, ठीक है। ये उत्पादक स्वपोषी होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, उत्पादन करते हैं, जो ऊर्जा का खुद उत्पादन करते हैं, ऊष्मा का, ऊर्जा का, एनर्जी जो है खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, ये उत्पादक कहलाते हैं। अब प्रक्रिया क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण। पेड़ पौधे जो है अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, उससे भोजन जो है अपना खुद तैयार करते हैं। अब भोजन में क्या क्या चीज़ चाहिए होती है बनाने के लिए? सबसे पहले तो रसोईघर चाहिए भोजन बनाने के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण का होता है रसोईघर, इनका क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। अब मान लीजिए रसोई में क्या क्या चीज़ चाहिए? सब्जी चाहिए, पानी चाहिए। तो जैसे इन पेड़ पौधों क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। वो कहाँ से ग्रहण करते हैं? पर्यावरण से। कैसे ग्रहण करते हैं? तो रंध्र से प्राप्त की जाती है। रंध्र क्या होता है? हरी पत्तियों के नीचे छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको रंध्र बोला जाता है, या स्टोमेटा। अब पानी की जरूरत पड़ती है तो पेड़ जो है जड़ों में तक पदार्थ होता है एक जाइलम, वहाँ से जल पानी प्राप्त करते हैं, H2O प्राप्त करते हैं। क्लोरोफिल प्रकाश का संश्लेषण करता है, सूर्य की रोशनी या फिर ऊर्जा ग्रहण करता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है? खनिज पदार्थ। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर। उसके बाद इनका भोजन तैयार हो जाता है। भोजन को ग्लूकोज बोलते हैं। पेड़ पौधों के C6H12O6। पेड़ पौधों में एक तत्व होता है फ्लोएम। फ्लोएम का क्या काम होता है? इधर उधर भोजन को पहुंचाना, परिवहन करता है। पेड़ पौधों के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम करता है फ्लोएम। अब स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक और तत्व होता है, वो अतिरिक्त भोजन को स्टार्च के रूप में एकत्रित कर लेते हैं पेड़ पौधे, और जीव जंतुओं को जो है पेड़ पौधों से जो भोजन प्राप्त होता है वो स्टार्च के रूप में मिलता है। O2 जो है वो वातावरण में छोड़ देते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन जो है वातावरण में छोड़ते हैं। H2O अतिरिक्त जल जो है वो वाष्पोत्सर्जन यानी कि भाप में बदलकर जो है वातावरण में चला जाता है, और वही जो है फिर वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है। इसीलिए बोला जाता है पेड़ पौधे जो है वर्षा लाने में सहायक होते हैं। ये थी अपनी फर्स्ट क्लास, और मैंने भी EVS पहली बार ही पढ़ी है, तो अच्छे से शायद नहीं करवा पाया हूँगा एक्सप्लेन। फिर भी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है, और इस क्लास को अगर आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो अगली क्लास ज़रूर मैं लेके आऊँगा। अगर ना करोगे तो फिर मैं लेके किसके लिए आऊँ? 5-7 आप होंगे, उनको मैं वैसे ही करा दूँगा गूगल मीट वगैरह पे। अगर हम करेंगे लास्ट में तो गूगल मीट वगैरह पे कर लेंगे 8-10 जने, तो यूट्यूब पर फिर क्यों मैं टाइम ख़राब करूँ। इसलिए अगर आपका सपोर्ट मिला तो क्लास ज़रूर लेंगे आगे की। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।